नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों, जिसका आज का टॉपिक है दोस्तों। हम लोग टॉपिक वाइज एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, आज का टॉपिक में हम लोग 5 टॉपिक लेंगे, जो आप लोग को 5 टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, जो आप लोग को एग्जाम के लिए, समझे। तो जीके जीएस में आप लोग इस टॉपिक से आप लोग को 100% क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसलिए आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कर लीजिए, क्योंकि आप लोग इस टॉपिक से आप लोग भाषा, पंचवर्षीय, पंचायती और कृषि और पर्यावरण, ये सब भी से आप लोग को 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी आप लोग को 15 मार्क्स मिलेगा इस 4-5 टॉपिक से। तो इस टॉपिक में से आप लोग को 100% आएगा क्वेश्चन दोस्तों जीके जीएस में। तो इसीलिए आप लोग को जीके जीएस में भी आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में बहुत ही बड़ा रोल रहेगा। देखिए कि आप लोग को एग्ज़ाम तो जुलाई के अंतिम में होने वाला था, अंतिम सप्ताह में। कुछ कारणवश आप लोग का एग्ज़ाम अभी अगस्त में जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए कि अभी नर्वस मत हो जाइए कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। एग्ज़ाम होगा, अगस्त में होगा, इसीलिए आप लोग जोर शोर से तैयारी करते रहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग को कुछ अभी टाइम 10 से 15 दिन आप लोग को टाइम मिल रहा है ज़्यादा दोस्तों। इसलिए आप लोग जिसका भी तैयारी नहीं हुआ तो अपना तैयारी जम के कीजिए, अभी भी टाइम है, समझे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो भी अगर अपना मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं दोस्तों, तो जोहार एग्जाम में संपर्क करके मॉक टेस्ट अपना लेके आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, और देखिए कि अपना मॉक टेस्ट में किस लेवल पर आप लोग तैयारी चल रहा है दोस्तों, उससे आप लोग को अंदाज़ा लग सकता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग टॉपिक ये भाषा, पंचवर्षीय और पंचायती राज, ये सभी टॉपिक का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये आप लोग को किससे है, भाषा से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो कब हुआ था दोस्तों, ये गठन कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। तो ये देखिए, ये कब हुआ था, 1950 के एम मुंशी की अध्यक्षता में, या 1955 में, और किसकी अध्यक्षता, बीजी खेर की अध्यक्षता में, 1960 में MC खालसा की अध्यक्षता में, या 1965 में हुमायूं कबीर की अध्यक्षता में। तो जो 344 अनुच्छेद है, उसके तहत राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो ये आप लोग को हुआ था 1955 ईस्वी में, बीजी खेर के अध्यक्षता में। अब आगे देखिए, अब देखिए 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो अभी तो आप लोग देख लिए दोस्तों कौन थे अभी आए, तो ये बीजी खेर थे, जो 1955 में जो गठित हुआ था राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे। आगे देखिए, अब देखिए क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया कि प्रत्येक राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों, अनुच्छेद है 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350A। तो देखिए दोस्तों, 350A में संविधान के ये अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि राज्य शिक्षा में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को वो शिक्षा की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना है दोस्तों। जो मातृभाषा लैंग्वेज है उसको प्राथमिक स्तर में जरूर पढ़ाना है दोस्तों, और पर्याप्त सुविधा भी देना, सब चीज़ सुविधा देना। तो ये आप लोग को किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 350A में है। अब आगे देखिए, अब देखिए क्या है कि भारतीय राज्य एक नागालैंड है। तो नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, अंग्रेजी है। तो इसका देखिए, तो भारतीय जो नागालैंड, तो इसका आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों, तो इसका है क्या है, अंग्रेजी है। आगे देखिए, अब देखिए कि किस संविधान संशोधन के दौरान भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में क्या है, बोडो
डोंगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेशन किया गया। तो ये जो बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा है और मैथिली भाषा जो इसको 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था दोस्तों, और 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, और ये कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों, ये आप लोग को 92 संविधान संशोधन था। आगे देखिए, अब देखिए कि कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो इस चारों में से कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो ये कौन सी भाषा है दोस्तों, ये है आप लोगों को राजस्थानी। जबकि गुजराती, कश्मीरी और डोंगरी ये सभी 8वीं अनुसूची में शामिल है। जो राजस्थानी ये 8वीं अनुसूची भाषा में शामिल नहीं है दोस्तों। अब देखिए कि निम्न में से किस भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह राज्य का राजकीय भाषा है। देखिए कौन सा एक भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, परंतु वह राज्य की राजकीय भाषा है। तो ये क्या है, अंग्रेजी, सिंधी, उर्दू, संस्कृत। तो ये कौन सी भाषा है दोस्तों, तो अंग्रेजी है। तो अंग्रेजी किसकी राजकीय भाषा है दोस्तों, नागालैंड का। अब देखिए 8वीं अनुसूची में जो 21वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, तो इसमें कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, संस्कृत। देखिए संस्कृत है, सिंधी है, पंजाबी है, कोंकणी है। तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी दोस्तों, तो इसमें सिंधी भाषा को। अब आगे देखिए, अब क्या है, भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहां उर्दू को राजभाषा दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो ये आप लोग को कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश है ये, तो ये कौन सा है दोस्तों, ये है जम्मू कश्मीर। कौन सा, जम्मू और कश्मीर। आगे देखिए, देखिए क्या 8वीं परिशिष्ट का संबंध किससे है, भाषा से, आरक्षण से, अनुसूचित जाति से या मूल अधिकार से। तो 8वीं परिशिष्ट का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये है आप लोग को भाषा से संबंधित है। अब देखिए भारतीय संविधान की कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता है। तो भारत की कितनी भाषाएं जो आप लोगों को देखिए, तो भारत में जो क्षेत्रीय भाषा है तो कि भाषाओं को कितने रूप से संविधान में मान्यता प्राप्त है दोस्तों, तो ये कौन सी भाषा है, तो ये है आप लोग कितने भाषाएं को, क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो 22 भाषाओं को। आगे देखिए, अब देखिए भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सा 2003 में जोड़ी गई थी, कौन सा भाषा है जो 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था दोस्तों, कौन सा भाषा है ये आप लोग को जो 2003 में जोड़ा गया था, ये कौन सी भाषा है, तो ये भाषा आप लोग को कौन सा है, देखिए इसमें कोंकणी है, सिंधी है, मणिपुरी है और एक है संथाली। तो संथाली को, जो संथाली लैंग्वेज है, इसको 2003 में जोड़ा गया था दोस्तों 8वीं अनुसूची में। अब देखिए क्या निम्नलिखित में कौन सी भाषा जो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है, तो इसमें कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है दोस्तों, तो संस्कृत, सिंधी। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन का उल्लेखित नहीं है, जो नहीं है, इस थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है दोस्तों। देखिए तो इसमें क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित नहीं है, तो कौन सी भाषा नहीं है दोस्तों, तो है अंग्रेजी भाषा। अब देखिए पंचायत समिति का गठन होता है, तो देखिए ये पंचायती राज से क्वेश्चन है दोस्तों। तो पंचायती समिति का गठन कहाँ होता है, ग्राम स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर। तो जो भी पंचायत समिति गांव का होता है तो वो उसका गठन कहाँ पर होता है दोस्तों, ये अनुमंडल स्तर पर होता है। कहाँ पर होता है, अनुमंडल स्तर पर पंचायत समिति का। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंड विकास
पदाधिकारी, म्युनिसिपल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर या सरपंच, तो क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। जो पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है दोस्तों, डिप्टी कमिश्नर। देखिए ये पंचायत समिति का होता है ये एक खंड, इसका गलत आंसर है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा खंड विकास प्राधिकारी हो जाएगा। अब देखिए पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है दोस्तों, तो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत समिति है, जिला समिति या सरपंच है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो पंचायती राज का त्रिसोपान प्रणाली है, इसका प्राथमिक भाग क्या है दोस्तों, तो इसका प्राथमिक भाग आप लोग को पता होगा क्या है, तो इसका है ग्राम पंचायत है। क्या है, ग्राम पंचायत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। देखिए राजस्थान में जो पंचायती राज व्यवस्था किस जिले से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता होगा कहाँ कौन सा जिला से स्टार्ट हुआ था, तो ये आप लोगों को नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। किससे हुआ था दोस्तों, नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए, अब देखिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था, 1963 ईस्वी में, 1954 में, न 1953 में, 1954 में, 1955, 1957 में। तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था, तो ये आप लोग 1957 ईस्वी में किया गया था। अब देखिए पंचायत समिति के सदस्य हैं, तो पंचायत समिति के सदस्य कौन होते हैं तो खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा दोस्तों कि पंचायत के सदस्यों द्वारा जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है दोस्तों, उस वो होते हैं पंचायत समिति। जैसे गाँव में होता पंचायत चुनाव होने लगता है ना, तब वहाँ ग्राम पंचायत में अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन होता है, उसमें जाके जो भी कैंडिडेट पंचायत समिति में खड़ा रहता है, जो भी जीता है, तो वो पंचायत समिति का सदस्य बन जाता है। अब आगे देखिए, अब देखिए पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर होते हैं, तो वे जो भी पंचायती राज संस्था है जो अपना किस पर निधि मतलब किस पर धन पर निर्भर होते हैं दोस्तों, संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, या विशेष कर पर। तो किस पर होते हैं निर्भर दोस्तों, ये पंचायती राज संस्थाएं, तो ये होते हैं आप लोग को सरकारी अनुदान पर होते हैं। क्या होते हैं, सरकारी अनुदान पर। अब देखिए क्या ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है, तो ग्राम पंचायत का उसका आय का स्रोत क्या होता है, तो आय का स्रोत क्या है दोस्तों, जैसे भूमि का एवं स्थानीय कर, गलत, इसका ये नहीं होता है दोस्तों, मेला एवं बाजार। जो भी पंचायत में मेला एवं बाजार लगता है उसमें ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत है दोस्तों। आगे चलिए, अब देखिए एक विकास खंड पर पंचायत समिति होता है, एक सलाहकार समिति होता है, एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, या परामर्शी समिति होता है, एक निरीक्षण प्राधिकारी होता है। तो एक विकास जो खंड पर पंचायत समिति होता है, ये क्या होता है दोस्तों, तो ये होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता। अब देखिए यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होगा, तो कोई भी पंचायत अगर भंग हो जाता है तो वो किस अवधि के अंदर, किस समय के अंदर निर्वाचन होगा, तो 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के, या 1 वर्ष। तो कितने माह के अंदर वो निर्वाचन होगा दोस्तों, तो ये 6 माह में। आगे देखिए,
अब क्या निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित स्थापित हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में। तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये आप लोग को हुआ था चेन्नई में स्थापित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। लेडीज सुपरवाइजर का आप लोग को जो कितना 150 क्वेश्चन, तो 150 में आप लोग को कम से कम 100 क्वेश्चन जरूर लाइएगा। तो आप लोग सोच लीजिएगा कि आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी सेफ स्कोर में 100 से ऊपर आप लोग क्वेश्चन सही कर लेते हैं 150 क्वेश्चन में, तो सोच लीजिए कि आप लोग सेफ स्कोर में हैं, तो आप लोग लेडी सुपरवाइजर में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप लोग 100 से नीचे है तो थोड़ा डगमग है दोस्तों, क्योंकि उस बहुत सा ऐसा कैंडिडेट है पढ़ने वाला, जो आप लोग जब भीड़ में निकलिएगा तब पता चलेगा कि कितना कैंडिडेट है। आप लोग एग्ज़ाम देने निकलिएगा तब। तो अभी इसीलिए ज़ोर शोर से तैयारी कीजिए, समझे। सभी सेक्शन को, सभी जो है ना, सोशल साइंस, जीएस, साइंस, मैथ, सभी का स्ट्रॉन्ग कीजिए अभी टाइम, समझे। किसी को सबको ले के चलिए। बाय द वे आप लोग मैथ नहीं पढ़े, मैथ में आप एक भी नहीं जाने, तो फिर आप लोग उसका लॉस क्वेश्चन जा रहा है आप, इसीलिए आप लोग सभी टॉपिक को, सभी जैसे सोशल साइंस, जीके, जीएस और जीएस, ये सभी को टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप लोग, जिससे कि आप लोग अच्छा स्कोरिंग कर पाइएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्योंकि देखिए ये लेडी सुपरवाइजर एक बार एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर आप लोग को ज्वाइनिंग तुरंत मिल जाएगा, समझे। तो ये आप लोग को 10 साल के बाद फिर देखने के लिए लेडी सुपरवाइजर मिलेगा, इसीलिए आप लोग मौका है अभी, इस मौका को फ़ायदा उठाइए और अभी तैयारी कीजिए पूरी तरह से, अभी टाइम है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या है कि लोकतंत्र के विकास के लिए पंचायती राज संस्थाएं पुनर्जीवन पर M.A. सिंधी समिति का गठन, जो समिति एक L.M. सिंधिया, जो एक समिति कब नियुक्त किया गया था? तो ये समिति कब नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो 1985 में, 1986 में, 1989 में। तो ये कब नियुक्त किया गया था? 1986 ईस्वी में। आगे देखिए। अब देखिए क्या है, जो एक समिति था, कौन सा समिति, जो 1957 ईस्वी में जो भारत के त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। तो ये कौन थे दोस्तों? आप लोगों को पता होगा ये कौन है, तो बलवंत राय मेहता समिति। तो इसी समय बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में बनी थी। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी दोस्तों। आगे देखिए। अब देखिए क्या, वर्तमान जो ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की जाती है? तो किसकी अनुशंसा पर की जाती है दोस्तों? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, R दिवाकर समिति, उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। अब देखिए क्या है, फिर अब देखिए ये तो अब पंचायती राज से ख़त्म हो गया दोस्तों उसका MCQ। अब देखिए हम लोग करेंगे कृषि से। आप लोग को कृषि से भी एक क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा दोस्तों, कृषि से। तो चलिए कृषि का देखते हैं। तो देखिए भारत में निम्नलिखित में फसलों में किस फसल के अंतर्गत शुद्ध सकल कृषि के क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र जो सर्वाधिक प्रतिशत है? तो कौन सा है फसल है दोस्तों? गेहूँ, चावल, तिलहन, गन्ना। तो ये कौन सा है दोस्तों? तो ये है, आप लोग को मालूम होगा, चावल है। आगे देखिए। अब देखिए निम्नलिखित में किस क्रांति ने तिलहनों की उत्पादन की वृद्धि की है? तो कौन सा एक क्रांति है दोस्तों जो तिलहन उत्पादन में वृद्धि है? तो ये आप लोगों को पता होगा दोस्तों, कौन सा है ये? ना हरित क्रांति भी नहीं है, श्वेत क्रांति भी नहीं है, स्वर्ण क्रांति भी नहीं है। ये कौन सी क्रांति है दोस्तों? तो ये पीली क्रांति है। कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति है। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। तो इसका राइट आंसर 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? पीली क्रांति।
अब आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियां का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सब्जी उत्पादन करने वाला आप लोग को कौन सा है दोस्तों, तो ये है आप लोग को कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा आप लोग को देखिए चीन है, यूएसए है, भारत है, ब्राज़ील है। तो कौन है दोस्तों, ये कौन सा देश है, तो ये चाइना है। कौन है, चाइना। अब देखिए कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो देखिए दोस्तों क्या है 31 नंबर क्वेश्चन में कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, जी.एस. घोष है, एस स्वामीनाथन है, या बी.पी. पाल है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो ये आप लोगों को पता होगा कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बोरलॉन्ग है दोस्तों, बोरलॉन्ग। आगे देखिए देखिए क्या भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ था। तो जो भी एक योजना है जो फसल बीमा योजना, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था दोस्तों, तो 1945 में, 1980 में, 1985 में, 1988 में। तो ये कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो ये आप लोगों को प्रारंभ हुआ था 1985 ईस्वी में। कब हुआ था, 1985 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1985। आगे देखिए अब क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू की गई, 1997 से 98, 1998 99, 1900 से 2000 ईस्वी में, या 2000 ईस्वी से 2001 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किस वर्ष लागू किया गया था दोस्तों, ये आप लोग किया गया था 1900 ईस्वी में और 2000 ईस्वी, 1999 ईस्वी में और 2000 ईस्वी में ये किया गया था राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। आगे देखिए अब देखिए किस राज्य द्वारा छोटे किसानों के लिए खलिहान बीमा योजना प्रारंभ की गई है। तो किस स्टेट में की गई है दोस्तों, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। आगे देखिए अब देखिए क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना किसके द्वारा प्रायोजित है। तो यूटीआई के द्वारा, एलआईसी के द्वारा, जीएलसी के द्वारा, या आरबीआई के द्वारा। तो ये किसके द्वारा है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को जीएलसी के द्वारा। देखिए भूमिहीन कृषकों एवं श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है RLEGP किया गया है प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो ये जो भी अनुसंधान है दोस्तों, ये भी सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि स्टैटिक जीके का पोर्शन है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें क्या है, देहरादून है, हैदराबाद है, नई दिल्ली है, ईटानगर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। देखिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम किस पर केंद्रित है। तो ये किस पर केंद्रित है दोस्तों, सिंचाई सुविधा बढ़ाने में, बाढ़ नियंत्रण में, दूध उत्पादन बढ़ाने में, प्रचुर मात्रा में अनाजों को उत्पादन में बढ़ाने में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये 38 नंबर क्वेश्चन का कि ये दूध उत्पादन बढ़ाने में है, ऑपरेशन फ्लड। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी किस्म गेहूं की एच वाई भी नहीं है। तो कौन सा जो गेहूं का एक किस्म नहीं है दोस्तों, सोनालिका, रत्ना, कल्याण सोना, गिरिजा। तो ये कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये है आप लोग को रत्ना।
अब देखिए FAO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, जेनेवा में, रोम में। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो FAO का मुख्यालय तो ये है आप लोग को कहाँ पर है? तो रोम में स्थित है। देखिए राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में, हैदराबाद में। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये है जयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, आप कृषि से वही क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक अवधि को कहते हैं। तो जो जुलाई से अक्टूबर अवधि होता है दोस्तों, अभी आने वाला है मौसम, अभी जुलाई है, जो जुलाई से अक्टूबर किस मौसम तक की अवधि को, इस अवधि को क्या कहते हैं हम लोग? रबी फसल कहते हैं, खरीफ फसल कहते हैं, या खरीफ फसल का पूर्व मौसम कहते हैं, या खरीफ फसल कहते हैं। तो खरीफ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, खरीफ फसल का पूर्व मौसम कहते हैं। अब देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एक योजना थी दोस्तों किसान क्रेडिट योजना, तो ये किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? 1991, 1996, 1998, 2000 ईस्वी में। तो ये कब शुरुआत की गई थी दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड योजना? तो ये की गई थी आप लोग को 1998 ईस्वी में। देखिए भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो भारत में कहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की प्रथम स्थापना हुई थी? पतन नगर में, लुधियाना में, जबलपुर में, कानपुर में। तो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी आप लोग को पतन नगर में। अब देखिए क्या है, 9वीं योजना के प्राथमिकता के क्षेत्र थे पर्याप्त उत्पादक रोजगार पैदा करना, मूल्यों में स्थायित्व रखते हुए आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका 9वीं योजना का प्राथमिक क्षेत्र क्या था? इसका ये सभी था। तो इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है आप लोग को। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का अवधि क्या है? 2000 से 2005, 2001 से 6, या 2002 से 7, या 2003 से 8। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कौन सा है दोस्तों? तो ये है आप लोग को 2002 से 7 है 10वीं पंचवर्षीय का योजना का कार्यकाल। ये देखिए आप लोग को पंचवर्षीय योजना से भी एक क्वेश्चन आएगा, इसलिए आप लोग पंचवर्षीय योजना को भी कर लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए आप लोगों को पंचवर्षीय योजना से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब देखिए आगे में क्या है कि जो 2007 से 2002 से 7 के दौरान जो 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो सबसे कम रही है दोस्तों, तो कब रही है? तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2003 से 2002 से 2003 के बीच में सबसे कम आर्थिक वृद्धि रहा जो 10वीं पंचवर्षीय योजना। देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो कार्यकाल है उसका कौन सा सही है? तो इसमें कौन सा सही है दोस्तों? जो इसमें देखिए 2005 से 2010 है, 2006 से 10 है, 2006 से 11 है, और 2007 से क्या है? 12। तो इसमें 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा होगा दोस्तों? तो ये आपका 2007 से 2012। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो कौन सी एक पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोगों को पता होगा 1951 से
56 में हुआ था, ये सही है दोस्तों। द्वितीय 56 से 61, ये भी सही है। तृतीय ये भी है, जबकि चतुर्थ ये 66 से 71 नहीं हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो सामुदायिक विकास से भी आप लोग का एक क्वेश्चन आएगा दोस्तों, उसका भी एक दिन स्पेसिफिक सामुदायिक विकास का एमसीक्यू करा दिया जाएगा दोस्तों। इसीलिए आप लोग अभी थोड़ा वेट कीजिए, सामुदायिक विकास का एमसीक्यू भी आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग को सामुदायिक विकास से भी एक क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो सामुदायिक विकास का कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों। तो ये आप लोग को ये हुआ था प्रारंभ 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था सामुदायिक विकास का प्रारंभ? 1952 ईस्वी में। अब आगे देखिए, आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था। तो आत्मनिर्भरता किसका मुख्य उद्देश्य था? चौथी योजना, सातवीं योजना, तीसरी योजना या छठी योजना। तो आत्मनिर्भरता मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी योजना। क्या था? तीसरी योजना नहीं, इसका हो जाएगा सातवीं योजना। अब देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में कृषि का वृद्धि सर्वाधिक दर रहा है दोस्तों? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय या तीसरा पंचवर्षीय योजना। तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना। आगे देखिए, देखिए कि 11वीं जो पंचवर्षीय योजना की अवधि में रोजगार के कितने नए अवसर प्रदान किया गया था दोस्तों। तो इसमें 4 करोड़ का, 5 करोड़, 7 करोड़ या 10 करोड़ का। तो कितने किया गया था दोस्तों? तो इसमें किया गया था 7 करोड़ का प्रदान किया गया था रोजगार अवसर। अब क्या है, देखिए कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपित में समावेशी विकास निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता। तो समावेशी विकास है उसमें से 11वीं पंचवर्षीय योजना कौन सा एक शामिल नहीं करता है। तो इसमें गरीब की कमी लाना, गरीबी में कमी लाना, रोजगार अवसर का विस्तार करना, पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। इसमें देखिए कौन सा शामिल नहीं होगा, इसमें पूंजी बाजार का सशक्तिकरण करना। ये अब देखिए, और एक पंचवर्षीय योजना है जिसमें औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन आया था दोस्तों, जिसमें भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किया था। तो ये कौन सी योजना थी दोस्तों? तो चौथी योजना, छठी योजना, 8वीं योजना या 10वीं योजना। तो कौन सी योजना थी दोस्तों? तो ये थी आप लोग को छठी योजना। अब देखिए, निम्नलिखित योजना में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही है। तो कौन सा एक पंचवर्षीय योजना है उसमें उच्चतम दर रही है दोस्तों? 8वीं योजना में, 9वीं योजना में, 10वीं योजना में या 11वीं योजना में। तो कौन सा योजना था दोस्तों? तो ये था आप लोग को 11वीं योजना में। देखिए, ये है आप लोग को, हाँ ये भी पंचवर्षीय योजना से ही। देखिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीयकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था। तो सोवियत संघ में, चीन में, पोलैंड में, भारत में। तो कहाँ अपनाया गया था? ये तो पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया था। आगे देखिए,
अब देखिए भारतीय नियोजन काल का कौन सा दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक फसल माना जाता है? तो ये कौन सा है? 2, 3, 4। तो कौन सा है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर डी नीचे है, तो इसमें 3 हो जाएगा। अब देखिए भारत में योजना अवधि कितने बार योजना अवकाश आया है? तो कितने बार आया है दोस्तों? 1950 के दशक में, 1970 के दशक, 1960 के दशक में, 1980 के दशक में। तो भारत में योजना अवधि कितनी बार आया है दोस्तों? तो योजना अवकाश को कौन सा ईस्वी में आया है? तो ये आया है आप लोग को दोस्तों किस में? 1980 के दशक में। कब? 1980 के दशक में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए क्या भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का जो कौन सा है जो राष्ट्रीय पार्क सबसे पुराना है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क, या हेमिस राष्ट्रीय पार्क, या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। तो कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पुराना है दोस्तों? तो ये आप लोग को कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। आगे देखिए। अब देखिए क्या सुल्तानपुर वर्ल्ड जो पक्षी अभयारण्य है स्थित है, ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, या गांधीनगर में? तो ये कहाँ पर है? सुल्तानपुर अभयारण्य स्थित। तो ये है आप लोग कहाँ पर? तो ये गुड़गांव में स्थित है। देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा अभयारण्य जंगल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा अभयारण्य है जो जंगल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? चंद्र प्रभा, बांदीपुरम, मानस, पेरियार। तो ये कौन सा अभयारण्य है दोस्तों? तो ये है आप लोग को कौन सा अभयारण्य? तो ये है आप लोग को पेरियार जो जंगली हाथियों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है दोस्तों। अब देखिए निम्नलिखित में क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? इस चारों में से कौन सा रिजर्व उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो देखिए कौन सा स्थित नहीं है दोस्तों, इसमें क्या है? मयूरभंज हाथी रिजर्व, इसमें तो उड़ीसा में स्थित है। सबलपुर भी, ये भी वहाँ पर स्थित है। जबकि सोनितपुर हाथी रिजर्व ये स्थित नहीं है दोस्तों। महादजी हाथी रिजर्व ये भी स्थित है। जबकि ऑप्शन नंबर सी, ये जो सोनितपुर हाथी रिजर्व है ये स्थित नहीं है, ये दूसरा जगह है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखिए। अब देखिए पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध है तो शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। तो ये किसके लिए है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को किसके लिए? जंगली हाथियों के लिए। अब देखिए चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो चंद्रप्रभा जो वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है आप लोग को उत्तर प्रदेश में स्थित है। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो ये आप लोग को पता होगा दोस्तों, ये कहाँ है स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है देखिए उड़ीसा है, गुजरात है ऑप्शन में, असम, राजस्थान और असम। तो ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये असम में स्थित है। आगे देखिए। देखिए क्या केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अवलपुर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में, सवाई माधोपुर राजस्थान में, या चिंगलपेट तमिलनाडु में। तो केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पर स्थित है आप लोग को? भरतपुर में राजस्थान में स्थित है।
देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है। तो ये नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में, असम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो किस राज्य में स्थित है ये नंदा देवी जीव मंडल? तो ये है आप लोग को किस स्टेट में? तो उत्तराखंड में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलता है, फिर मिलता है आप लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक में। आप लोग ऐसा ही 2-4 टॉपिक का MCQ कल कराएंगे। तो ये आज आप लोग को 5 टॉपिक कराएं, इसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन आना तय है, 100% नहीं दोस्तों। इसीलिए आप लोग इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।